हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। जो लोग इसको नहीं देखे हैं, इसे मतलब इसका परिचय नहीं देखे हैं, उससे पहले वाले वीडियो को देखेंगे और उस वीडियो को देखने के बाद ही इसको देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि ये प्रश्न समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित स्थिति में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। मतलब इसका यह हुआ कि नीचे जो भाषा लिखा गया है वह जो भाषा है वह एपी में है कि नहीं, यदि एपी में है तो क्यों है, इसका कारण देना है। तो देखिए, हम पहले तो जांच करते हैं कि ये एपी बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। अगर बनाता है तो फिर कारण देना पड़ेगा कि किस लिए हम कहेंगे कि ये एपी में है। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे हल। देखिए, सवाल कहता है कि प्रत्येक 15 किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। यानी इसका कहने का ये मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति टैक्सी से यात्रा करता है और जब वह प्रथम किलोमीटर चलता है ना, तो उसको प्रथम किलोमीटर चलने के लिए उस टैक्सी वाले को 15 रुपया भाड़ा के तौर पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे जो ये लिखा है कि प्रत्येक अतिरिक्त, इस अतिरिक्त का मतलब हुआ कि वह 1 किलोमीटर के बाद, यानी कि एक के बाद अगला 1 किलोमीटर, फिर उसके अगला 1 किलोमीटर, फिर उसके अगला 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर के बाद दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, इस तरह से वह आगे जाएगा ना। तो वह जितना किलोमीटर आगे जाएगा प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए उसको 8-8 रुपया देना पड़ेगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये। देखिए, ये 15 रुपये हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे दे रहा है, दिया हुआ है ना कि प्रथम किराया कितना, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया। एक चीज हो गया। अब दूसरा देखते हैं, क्या लिखेंगे, अतिरिक्त भाड़ा बराबर। तो अतिरिक्त का क्या मतलब है, अतिरिक्त किराया बराबर 8 रुपये। मतलब इस 8 रुपये का मतलब हुआ कि वह व्यक्ति जितना किलोमीटर जाएगा उतना उसको 8 रुपया देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं पहले इसको एपी के फॉर्म में डाल के, अगर एपी के फॉर्म में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर उसका जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, हम क्या लिख सकते हैं, पहला किलोमीटर चला तो 15 रुपया दिया। अब देखते हैं अगला किलोमीटर, तो अगला किलोमीटर में क्या करेगा, उसको 8 रुपया और ऐड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 8 रुपया ऐड करना पड़ेगा, किस में, तो उसके मूल भाड़ा में। तो उसका मूल भाड़ा 15 रुपया था, इसमें 8 रुपया और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 15 + 8। अब देखते हैं कि अगर वह तीसरा किलोमीटर चलता है तो क्या आता है, तो 15 + 8 + 8। देखिए, 2 बार 8 क्यों करेंगे, क्योंकि वह नियत के बाद पहला 1 किलोमीटर चला, अब नियत दूरी के बाद पहला 2 किलोमीटर चल रहा है, फिर अब देखते हैं नियत दूरी के बाद 3 किलोमीटर चलेगा, फिर अगला देखते हैं नियत दूरी के बाद 4 किलोमीटर चलेगा। इस प्रकार से वो डॉट 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 आगे चलता जाएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ रहा है हमको, 5 8 5 15 और 8 23 होता है, 23 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 8 8 16 और 5 16 और 15 31 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 3 24 और 15 आपका हो जाएगा 39। फिर यहाँ पे देखते हैं 39 के बाद 8 चौका 32 और 15, यानी कि 32 और 15 आपका हो जाएगा 32 और 10 42, 42 और 5 47, यानी 47। डॉट डॉट इस तरह से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। अब बात आती है कि इसको चेक करने के लिए कि क्या यह एपी में है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि एपी को चेक करने का मतलब क्या होता है, कैसे चेक करते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका होता है, T2 - T1 बराबर होना चाहिए T3 - T2 के, फिर ये बराबर होना चाहिए आपका T4 - T3 के, डॉट डॉट इस तरह से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। T2 यानी कि T2 23 है, 23 - 15 बराबर, अगला हो जाएगा 31 - 23, अगला हो जाएगा 39 - 31। अब देखो, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। अब देखो, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, इस वाले का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है, यानी कि जिसको हम लोग सारवंतर कहते हैं, इसका सारवंतर आ गया 8। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह जो है, यह किस में है, एपी में है। तो आप समझ गए कि एपी में है। अब कहता है तो आप समझ गए कि एपी में, लेकिन आपको इस प्रश्न में जवाब कैसे देना है, तो ये बात अब दिखा दिए। अब यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः प्रत्येक
पहले लिखेंगे अतः यह एपी में है, और उसके बाद एपी में है क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 8 रुपए का नियत किराया भुगतान करना पड़ता है ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया बन के। चलिए अब इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इस दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये पहला का ही दूसरा है, उसको देखते हैं। लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। मतलब ये भाषा लिखा हुआ है और इस भाषा के बारे में कह रहा है कि क्या इस भाषा में दी गई जो जानकारी है, क्या उस जानकारी को फुलफिल करने के बाद जो है वह एक एपी का रूप लेता है कि नहीं, इसको देखना है। तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे बड़ी चीज़ कि हमको पता नहीं कि उस बेलन में कितना हवा है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको इमेजिन कर लेते हैं, मतलब कि मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि बेलन में मौजूद कुल हवा बराबर, यहाँ पे कुछ पता नहीं तो मान लेते हैं x है। अब लिखते हैं प्रश्न क्या कहता है कि वायु निकालने वाला एक पंप है जो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग ये कर देता है, मतलब कि बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ क्या कहा गया कि वो प्रश्न से आपका कह रहा है कि प्रत्येक बार जो है एक पंप है, हवा निकालने वाला पंप, वह पंप इस बेलन में से ना जो हवा है उस हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो देखिए हमको तो पता नहीं था कि हवा कितना था, हम मान ली कि हवा हमारा x है, तो अब देखते हैं 1/4 निकाल के, यानी प्रथम बार हवा उसमें कितना था, तो x था। फिर दूसरी बार में वह क्या किया कि इस x का मतलब उसमें जितना हवा था उसका 1/4, तो x का 1/4, ठीक। तो इस x का 1/4 कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x का मतलब होता है गुना 1/4, मतलब x का 4 मतलब 1/4। तो दूसरा हो गया आपका x/4। फिर कहता है कि जो अब इतना हवा निकल गया, 1/4 हवा निकल गया, तो बताइए कि टोटल था x था और उसमें से 1/4 निकल गया, तो बचल कितना होगा, तो बचल होगा अब उसमें 3x/4। अब देखिए जो लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में है कि 3x/4 कैसे बचा, तो आप सिंपल इतना दिमाग लगाइए, कोई चीज़ को हम 4 बराबर भाग में बांटेंगे, तो 4 बराबर भाग में बांटेंगे और उसके बाद उसमें से एक भाग को हटा देंगे तो उसके पास कितना भाग बचेगा, तो 3 भाग बचेगा। तो जो भाग बच गया उसको ऊपर रहने देते, मतलब एक भाग को हटाया गया तो बचा कितना, 3 भाग, तो उस भाग को ऊपर रहने दिया, बाद बाकी जितना भाग में उसको बांटे थे तो लिखना ही पड़ेगा, नीचे लिख दिए। अब देखते हैं इस शेष हवा में से, ये जो शेष हवा बचा, इस हवा में से भी फिर अगली बार वो क्या करता है, फिर अगली बार इस शेष हवा में से भी वो अगली बार निकाल देता है। कितना निकालते हैं, तो फिर 1/4 निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं इसका 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x/4 का 1/4। फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4 गुना 1/4। इसको गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3x/4 यानी 3x/4 भाग निकाल देता है। तो अब देखिए 3x/16 निकाला, मतलब इतना निकाल दिया गया। अब पहले से था कितना, तो 3x/4 था और उसमें से निकाल दिया 3x/16, तो बचा क्या, तो इसको घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको घटा के फिर उसको मिटा देंगे। देखिए क्या लिखा है, 3x/16, इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 के 12x माइनस 3x, ठीक है। अब देखिए अगली बार यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो घटा के आपका आ जाएगा 9x/16। मतलब इस बार जो है, इस बार शेष हवा यहाँ पे हम लिख देते हैं, शेष हवा
पहली बार घटाया तो 3/4 आया, दूसरी बार घटाता है तो उसको कितना आता है 9/16 आ रहा है, 9/16 x आ रहा है। फिर इसी तरह से अगली बार देखते हैं, तो अगली बार किस में से घटाएगा, यानी कि 9x/16 बचल है, तो इसी 9x में से न घटाएगा, तो 9x/16 इसमें से भी 1/4 कर लेता है का 1/4, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका, इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 9x/16 का 1/4, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x/16 चौका 64। फिर अब क्या करेंगे, इसको घटाना पड़ेगा इसमें से, तो घटाइए इधर जैसे घटाए थे, तो 3x माइनस 3x/16 माइनस 9x/64 64। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 64 यहाँ पे हो जाएगा 4 4 की 12 x माइनस 9x, घटा के आएगा आपका 3x/64, यानी कि चौथा बार जो शेष बचा, तीसरी बार जो शेष बचेगा वो हो जाएगा आपका 3x/64। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, अब छोड़ देते हैं, आगे नहीं निकालते, आगे भी निकालेंगे तो कोई मतलब हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो तीन वो से पता चल जाए कि ये एपी में है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, अभी पहले इन तीनों को चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, हमारा जो है शेष के रूप में आ जाएगा, मतलब पहले था मेरे पास x, जब उसमें से 1/4 घटाया गया तो बचा 3x/4। अगली बार जब इस 3x/4 में से घटाया गया तो बचा 9x/16, इसमें से 1/4 भाग घटाया गया तो बचा 3x/64, इतना बचा। अब हम चेक करते हैं कि क्या यह एपी में है कि नहीं। तो आइए इस बात को हम इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इस बात को आप जानते हैं कि किसी भी पद को चेक करने के लिए कि वह एपी में है कि नहीं, क्या करते हैं, दूसरे में से पहला पद को घटाते हैं। तो लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2, यहाँ पे लिख दीजिए T2। अब देखिए T2 करेंगे तो यहाँ पे आपका T2 कितना है, तो T2 हमारा ये वाला हो जाएगा 3x/4 माइनस T1 यानी कि x बराबर 9x/16 माइनस 3x/4। आइए दोनों का एलसीएम करते हैं, क्या आएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4x, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 16, 9x माइनस 12x। देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा -x/4, और यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा -3x/16। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है बराबर, मतलब इसके बीच का अंतर जो है वह समान नहीं है, इसलिए हम कहें कि यह एपी में अतः यह एपी में नहीं है ना। अभी नहीं वाला का जवाब देने के लिए नहीं बोला है कि क्यों नहीं है, इसलिए ना लिखेंगे। अगर देने के लिए कहता तो इसका आंसर लिखते कि यह एपी में नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो इसलिए एपी में नहीं है क्योंकि इसके बीच के प्रत्येक पदों के बीच का अंतर जो है वह समान नहीं है। ठीक है, तब तक इसको नोट करिए, फिर तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये तीसरा सवाल है। पहला का तीसरा सवाल क्या कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे मैं लिखेगा, कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। मतलब कि जब शुरू किया गया था तो 1 मीटर जो खोदा गया पहली बार, उस खुदाई के लिए कितना पैसा देना पड़ा, तो 150 रुपया देना पड़ा। अब कहता है कि बाद में माने 1 मीटर के बाद जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना, प्रत्येक मीटर के लिए आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। और तब बताइए कि क्या यह जो है, यह संख्या जो है एक एपी बनाता है कि नहीं बनाता है। चलिए तो इसको लिखते हैं, लिखेंगे क्या हल में, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई में आई लागत बराबर 150 रुपये। फिर क्या लिखेंगे, प्रत्येक मीटर आगे खुदवाने में
में आई लागत बराबर 50 रुपया। ठीक है, अब देखिए 50 रुपया लिख दिया। अब क्या करना है, हम पहले इसको चेक करते हैं कि इस तरह से है जो है आगे की ओर हम खुदवाएंगे तो कितना खर्चा लगेगा। तो इस प्रकार से हमको पता चलता है कि प्रथम मीटर की खुदाई बराबर 150 रुपया। अगर हम दूसर का मीटर खुदवाएंगे तो उसमें हमको लगेगा 150 और उसमें प्लस हो जाएगा 50 रुपया। तीसरा मीटर खुदवाते हैं तो 150 और प्लस 50 प्लस 50। ये इसलिए ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये सवाल आपका कह रहा है कि जितना मीटर हम आगे बढ़ेंगे ना इसके मूल खुदाई में, मतलब पहली खुदाई में जो है उस खुदाई में उतना रुपया आगे बढ़ता जाएगा। कितना, तो प्रत्येक खुदाई के लिए 50-50 रुपया आगे बढ़ता चला जाएगा। आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, अगला एक और लिख लेते हैं 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50। मतलब ये प्रथम मीटर की खुदाई थी, ये दूसरा मीटर की खुदाई था, ये तीसरा मीटर, ये चौथा मीटर, इस तरह से डॉट 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 आगे की ओर चलता जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। देखेंगे तो हमारा आएगा 50 150, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200, इसको जोड़ते हैं तो यार आपका 250, इसको जोड़ते हैं तो यार आपका 300, डॉट डॉट इस तरह से आगे की ओर जा रहा है। अब है जो ये जो आपका तैयार हुआ इस तरह से उसका पैसा खर्च हो रहा है। तो हम देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या यह एपी में है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे कैसे, तो आप जानते हैं चेक करने का तरीका होता है प्रत्येक दूसरे पद में से पहला पद को घटा लीजिए और घटाने के बाद अगर उनके सभी पदों के बीच का अंतर समान आता है तो हम कहें कि वह एपी में है, अन्यथा नहीं है। चलिए घटाते हैं। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, इतना ही रहने देते हैं। देखिए T2 कितना है तो आपका 200 में से माइनस कर दीजिए 150 को। अगला 250 में से माइनस कर दीजिए 200 को। फिर अगला यानी कि 300 में से माइनस कर दीजिए 250 को। तो यहाँ घटाएंगे तो आएगा 50, यहाँ भी आएगा 50, यहाँ भी आएगा 50। अतः यह एपी में है। यहाँ तक का जवाब हो गया आपका, एपी में है। अब बात कहता है कि है तो क्यों है, इसका कारण बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपया समान रूप से बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर यह हो गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न समझ में आया, ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके बाद, तब तक इसको नोट करिए, फिर आपको हम इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन आपको तब तक बना के दे रहे हैं। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका एक का चौथा क्वेश्चन है जो कि इसमें का अंतिम है। फिर इस चैप्टर में अब दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। फिलहाल इसमें अभी इसको देखते हैं। क्या लिखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब किसी के खाते में 10,000 रुपया डाल दिया गया और उस 10,000 पर ना प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है जिसका दर है 8%, है ना। तो यहाँ पे दिया है, लिखेंगे इसको, हल ऐसे करेंगे। हल मूलधन बराबर आपका हो गया 10,000, ठीक है। इसका दर हो गया आपका 8% और इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आप एक बात बताइए, आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े हुए तो आपको पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला होता है, क्या लिखते हैं, यानी CI बराबर, चलिए देखते हैं। इसमें आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 अब पावर T, है ना। देखिए हालांकि यहाँ पे माइनस P लिखा जाता है क्योंकि इसमें मूलधन घटा दिया जाता है, तो मूलधन घटा देंगे ना तो आपका केवल इसमें CI निकलेगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा है ना कि प्रत्येक वर्ष ऐड कर दिया जा रहा है, यानी कि मिश्रधन में ही ऐड कर देता है। इसलिए हम ये ना लिखे, CI ना लिखे, ये लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये हमारा मिश्रधन के रूप में आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। और जब मिश्रधन लिखते हैं तो मिश्रधन के लिए केवल इतना फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 पावर T, जहाँ पर P का मतलब होता है मूलधन, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर और T का मतलब समय होता है। अब देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लस इसलिए लिया गया क्योंकि यह मूलधन बढ़ रहा है, अगर घट रहा होता तो यहाँ पे घटाया जाता। तो आइए हम समझते हैं, यहाँ पे इसका बनाएंगे तो कैसे होगा। तो P मतलब हमारा 10,000 है प्लस R हमारा 100 है, सॉरी 8 है बटा में 100। अब पावर पहला बार 1 रहेगा, दूसरी बार क्या हो जाएगा हमारा
10,000 इंटू 1 प्लस आर बटा 8 बटा में 100 प्लस पावर 2। फिर यहाँ करेंगे 10,000 प्लस 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा में 100 पावर 3 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। यानी ऐसे जो है आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, आप सब में 10,000 10,000 10,000 समान रूप से है, ये तो बढ़ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो हम अंदर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 8/100, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 8/100 का पावर 2, 1 प्लस 8/100 का पावर 3, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से आगे जाएगा। अब इसको हम आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108 बटा में 100, ये हो जाएगा आपका 108 बटा में 100, और ये हो जाएगा भी आपका 108 बटा में 100 लेकिन पावर 3 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से आगे चला जाएगा। अब देखिए हम बात करें तो इस 108 बटा में 100 और इसको देखें तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ देखें तो पावर 3 है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या जितना वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है? नहीं, मतलब ये सीधे दुगुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? सीधे दुगुना। ये क्या हो गया? दुगुना हो गया। जैसे हम कहते हैं कि एक का दुगुना क्या होता है? तो 2 होता है। 2 का दुगुना क्या होता है? तो 4 होता है। 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। मतलब ये इस तरह से बढ़ रहा है। तो आप सिंपली इसको समझ लीजिए, ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट, भारी हो जाएगा, मतलब लंबा सा जगह ले लेगा, इसलिए हम इसको आपको इसमें संकेत में इसको लेकर के हम समझा दे रहे हैं। मतलब ये इस तरह से बढ़ रहा है। क्या आप देखिए तो पहला ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो ये दोनों के बीच का अंतर 1 है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो इन दोनों के बीच का अंतर 4 है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो ये दोनों के बीच का अंतर 8 है। क्या ये सभी के सभी अंतर आपस में बराबर है? नहीं है। तो जब इनके अंतर बराबर नहीं है तो क्या इसका अंतर बराबर होगा? नहीं होगा। और जब इसका अंतर बराबर नहीं होगा मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हो कभी भी एपी में नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि यह एपी में नहीं है। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन का आंसर जो लिखना है वो लिख दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से आपका ये 4 क्वेश्चन था, एक का 4 क्वेश्चन था, आपको हम चारों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और बाद बाकी इसका जो भी क्वेश्चन बचा इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।